हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेलकम टू दिस सेशन ऑफ एडिटोरियल। इस सेशन में सिर्फ एडिटोरियल का डिस्कशन होगा। अगर इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स आप देखना चाहते हैं तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा वीडियो है उसमें जाकर आप इसके मीनिंग को देख सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है डाउनिंग द शटर्स और ये H1B वीज़ा हॉल्ट पर बेस्ड है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वीज़ा पर जो पाबंदियां लगाई हैं उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है डाउनिंग द शटर्स। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए वीज़ा के कैटेगरी को पहले एक बार आपसे डिस्कस करता हूँ। अलग अलग वीज़ा का, अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा का अलग अलग नाम दिया गया है वहाँ पे। जैसे H1B वीज़ा, ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन लोगों को मिलता है ये वीज़ा। जो कुशल वर्कर हैं, कुशल श्रमिक हैं, जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, वो इस पर अमेरिका में जाकर रह सकते हैं। और इंडियन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर यही वाला वीज़ा लेते हैं। दूसरा जो वीज़ा है कैटेगरी, वीज़ा की जो दूसरी कैटेगरी है वो है H2B वीज़ा। ये सीजनल वर्कर्स को मिलता है जो कुछ समय के लिए जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं, सीज़न में जाते हैं और वापस चले आते हैं, उनको इशू किया जाता है H2B वीज़ा। और ये ज़्यादातर लैंडस्केपिंग और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। फिर एक होता है L1 वीज़ा। L1 वीज़ा इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लोगों को इशू किया जाता है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र समझना चाहिए। मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में काम करती है, अमेरिका में भी उसके ब्रांचेस हैं, तो अगर इंडिया से कोई ट्रांसफ़र होता है अमेरिका तो ये दिस इज़ कॉल्ड इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। कंपनी वही है, देश बदल गया, दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ अ डिफरेंट इशू, बट उसको इशू किया जाएगा L1 वीज़ा। फिर एक है J1 वीज़ा। ये वैसे स्टूडेंट्स को इशू किया जाता है जो वर्क और स्टडी के लिए जाते हैं, वहाँ पे स्टडी भी करते हैं, काम भी करते हैं। जनरली समर प्रोग्राम्स ऐसा होता है, उनको इशू किया जाता है J1 वीज़ा। फिर एक और वीज़ा है वो है H4 वीज़ा। इस कैटेगरी में वैसे डिपेंडेंट्स आते हैं जो H1B वीज़ा से जुड़े हुए लोगों के डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई H1B वीज़ा होल्डर है और उसके डिपेंडेंट, उसकी वाइफ या उसके माँ पापा अगर अमेरिका जाते हैं तो उनको इशू किया जाएगा H1B वाले लोगों के डिपेंडेंट को इशू किया जाएगा H4 वीज़ा। तो दीज आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ वीज़ा which are issued by American government. Now we come to the editorial. The White House has made a proclamation restricting the issuance of non-immigrant work visas across the board, purportedly to clamp down on American jobs going to foreign workers, a consistent policy priority of the Donald Trump administration. अभी हाल में व्हाइट हाउस ने एक घोषणा जारी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, और जिसमें नॉन इमिग्रेंट वर्कर के लिए जो वीज़ा था उसको इशू करने पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा क्यों किया गया? कथित रूप से ऐसा इसीलिए किया गया कि अमेरिका में जो नौकरियां हैं वो विदेशों से आए हुए वर्कर्स को ना मिल पाए और अमेरिका की नौकरियां अमेरिकन लोगों के लिए ही सुरक्षित रहें। इसके पीछे मंशा यही है। और ये एक ऐसी नीति है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार या प्रशासन जिसको काफ़ी प्रायोरिटी देता है, जिसको काफ़ी प्राथमिकता देता है। द ब्रॉड ब्रश ऑर्डर इंक्लूड्स द H1B वीज़ा for skilled workers which is widely garnered by Indian nationals। और ये जो एक ऐसा ऑर्डर इशू किया गया, इसको हम कहेंगे कि ये एक वृहद ऑर्डर है जिसमें बहुत सी कैटेगरीज इंक्लूड हो जाती है। H1B वीज़ा
वाले लोगों को ये प्रभावित करेगी और ये वैसी कैटेगरी है वीज़ा की जिससे भारतीय नागरिक बहुत ज़्यादा जिनके पास यही वीज़ा होता है, तो भारतीय नागरिक इससे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। साथ ही साथ H2B वीज़ा पर भी ये पाबंदी लगाई गई है और ये सीजनल वर्कर्स को इशू किया जाता है जो लैंडस्केपिंग और हॉस्पिटलिटी उद्योगों से जुड़े हुए हैं। लैंडस्केपिंग मीन्स ज़मीन को सुंदर बनाने का जो काम करने वाला इंडस्ट्री है, और हॉस्पिटलिटी मीन्स मेहमान नवाजी से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री है। द L1 वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स, L1 वीज़ा पर भी ये पाबंदी है जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वाले लोगों को इशू किया जाता है। और साथ ही साथ J1 वीज़ा फॉर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो स्टडी के साथ काम करने के लिए समर प्रोग्राम्स के अंतर्गत अमेरिका जाते हैं, उन पर भी ये लागू है, ये पाबंदी उन पर भी लागू है। It will also impact the H4 visa for dependents of H1B visa holders। साथ ही साथ ये H4 वीज़ा को भी प्रभावित करेगा। H4 वीज़ा उन लोगों को इशू किया जाता है जो H1B वीज़ा होल्डर पर निर्भर रहते हैं, उनके डिपेंडेंट हैं। The proclamation will enter into force on June 24 and be applicable until the end of the calendar year। ये जो अधिसूचना जारी की गई या ये जो घोषणा की गई है ये लागू हो जाएगी 24 जून से और इस साल के अंत तक ये प्रभावी रहेगी। इस साल के अंत तक का मतलब कि इसी में शामिल हो जाएगा 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव भी। It is intended as a follow-on order, reducing the number of foreigners entering the US as it comes on the back of the 60-day halt in legal migration that began on April 23। ये उसके तुरंत बाद ये आदेश जारी किया गया। किसके तुरंत बाद? 23 अप्रैल को जो आदेश जारी किया गया था जिस पे लीगल माइग्रेशन पे रोक लगा दी गई थी, उसके तुरंत बाद इसको जारी कर दिया। इससे निश्चित रूप से जो फॉरेनर्स अमेरिका में आते थे उनकी संख्या में घटोतरी होगी, उनकी संख्या निश्चित रूप से घटेगी। While a broad swath of workers is likely to be affected by the latest pause in visa processing, the latest restrictions will not apply to visa holders who are already within the US or those who are outside it and have already been issued valid visas। लेकिन इसमें एक राहत की बात है कि हालांकि ये जो आदेश जारी किया गया है इससे वैसे वर्कर्स की एक बड़ी संख्या प्रभावित होगी जिनका वीज़ा प्रोसेसिंग में था, लेकिन ये जो प्रतिबंध है ये उन लोगों पर लागू नहीं होता जो वीज़ा होल्डर्स ऑलरेडी अमेरिका में हैं या जो अमेरिका के बाहर भी हैं लेकिन जिनका वीज़ा प्रोसेस हो चुका है, जिनका वैध वीज़ा ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, उन पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। वो अपने वीज़ा के पीरियड के हिसाब से वहाँ पर जा सकते हैं। The reasoning offered by the White House is that the ongoing COVID-19 pandemic has significantly disrupted Americans' livelihoods। और इसके पीछे अमेरिका की सरकार ने जो तर्क दिया है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत हद तक वैलिड भी है। उनका कहना है कि लगातार चल रहे कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से अमेरिकी लोगों की भी जो जीविका थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है, उसमें भी व्यवधान आया है। और इसकी सीमा कहाँ तक है? टू द एक्सटेंट दैट द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री नियरली क्वाड्रुपल्ड बिटवीन फरवरी एंड मई 2020 टू 13.3%। अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो चौगुना बढ़ गया है। अगर हम फरवरी से लेके मई 2020 तक की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की दर चौगुना बढ़कर 13.3% पे पहुंच गई है, जो कि अमेरिकी सरकार के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है।
तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ का डिस्कशन. नाउ वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. There is little doubt that the policies of the Trump White House are likely to genuflect to the broader requirements of the 2020 presidential campaign, one of which is a sharp focus on America First, or in this case the need to project aggressive action against American jobs allegedly being lost to foreign workers. ये काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो घोषणा की गई, जो प्रतिबंध लगाए गए, अगर उसको देखा जाए तो 2020 में वहाँ पे जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो अभियान चलाया जाएगा, जो कैंपेन वहाँ पे छेड़ा जाएगा, उसकी नितांत आवश्यक चीज़ थी ये, जिसको कि अभी लागू किया है ट्रंप सरकार ने. एक तरह से देखा जाए तो उस पर अपना पूरा फोकस इन लोगों ने रखा है कि अमेरिका अमेरिकन्स के लिए सबसे पहले है, सर्वोपरि उन्हें प्राथमिकता दिया जाना चाहिए. साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका की जो वर्तमान सरकार है वो कितनी आक्रामक है एक्शन लेने में. जहाँ तक अमेरिकी नौकरियों का सवाल है कि वो इनके हाथ से छीनकर विदेशी श्रमिकों के हाथ में न चला जाए, फॉरेन वर्कर्स के हाथ में न चला जाए, तो इसकी रक्षा करने के लिए जो वर्तमान सरकार है वो कटिबद्ध है. दिस वीक्स प्रोक्लेमेशन ऑफर्ड data to bolster that claim, noting that between February and April, more than 20 million US workers lost their jobs in key industries where employers are currently requesting H-1B and L workers to fill positions. अगर हम देखें तो इनकी बात में बहुत हद तक दम भी है. उन लोगों ने जो आंकड़े दर्शाए हैं उसके हिसाब से फरवरी से लेके अप्रैल तक 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 20 मिलियन इज इक्वल टू 2 करोड़ अमेरिकी वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं महत्वपूर्ण उद्योगों में, जहां के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नियोक्ता हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं H-1B और L वर्कर्स को कि उनकी जगह आके भरें. It also observed that similar or higher numbers could be found in the other listed visa categories. अगर हम देखें तो इतना ही नंबर या इससे भी कहीं ज़्यादा संख्या दूसरे वीज़ा कैटेगरी के एम्प्लॉयमेंट में भी मौजूद होगा. However, Mr. Trump may find that the blowback from America Inc., the employers of millions of non-immigrant foreign workers, is speedy and savage. लेकिन मिस्टर ट्रम्प को ये भी देखना चाहिए कि अमेरिका इंक, मतलब अमेरिका का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसके तरफ से ये जो झटका होगा, जिसकी वजह से ये जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मिलियंस लोगों को, नॉन इमिग्रेंट फॉरेन वर्कर्स को नौकरियां देते हैं, ये उनके लिए कितना ज़रूरी या उनके कितने हित में है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए. ऑलरेडी गूगल CEO सुंदर पिचाई हैज़ रेस्पॉन्डेड बाय ट्वीटिंग, और इस निर्णय पर गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई ने, उन्होंने ट्वीट करके इसका जवाब भी दिया है. इमिग्रेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस. ये जो इमिग्रेशन है, मीन्स बाहर से विदेशों से जो लोग अमेरिका में आकर काम करते हैं, ये जो प्रक्रिया है, इसने अमेरिका के आर्थिक सफलता में बहुत सहयोग किया है, मेकिंग इट ए ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो गूगल द कंपनी इट इज़ टुडे, और योगदान किया है अमेरिका को विश्व में एक लीडर के रूप में स्थापित करने में, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है. और साथ ही साथ इन लोगों ने मदद किया है गूगल को एक ऐसी कंपनी बनाने में जिस रूप में आज ये दिख रही है, उसमें भी इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है.
disappointed by today's proclamation, we will continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all. आज के घोषणा से हम लोग निश्चित रूप से निराश हैं और हम लोगों को अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए कि इस तरह के जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए काम की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा उनका सृजन करना चाहिए. If more captains of the Fortune 500 companies strike this note of disappointment and lobby quietly behind closed doors to boost the prospects of Mr. Trump's rival in the November election, former Democratic Vice President Joe Biden, this might be the straw that breaks the back of the Trump campaign juggernaut. और इस तरह अगर जो Fortune 500 कंपनीज है और उसके भी जो टॉप मोस्ट लोग हैं, उसके भी जो CEOs हैं, अगर इसी तरह की निराशा दिखाते हैं और आपस में एकजुट होकर दरवाजे के पीछे से जो ट्रम्प के राइवल हैं नवंबर वाले इलेक्शन में, जो बिडेन फॉर्मर डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंट, उनको अगर सपोर्ट करने लगते हैं तो ये निश्चित रूप से ट्रम्प के फेवर में नहीं होगा और ट्रम्प का जो कैंपेनिंग अभी चलेगा या ट्रम्प का जो प्रभाव है अमेरिका में, उसकी रीढ़ की हड्डी एक तरह से टूट जाएगी अगर ऐसी कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं फॉर्चून 500 कंपनीज जो अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं इमिग्रेंट वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन पे. तो ये था आज का एडिटोरियल जो कि टाइटल था ड्राउनिंग द शटर्स. नाउ वी डिस्कस कि इसका जिस्ट क्या था. अगर इसके सारांश की हम बात करें तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्रम्प्स वीज़ा हॉल्ट में रन इनटू अपोजिशन फ्रॉम अमेरिका इंक बिफोर द नवंबर पॉल. ये जो घोषणा या निर्णय लिया गया है ट्रम्प सरकार के द्वारा, ये अमेरिका का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है नवंबर पॉल के पहले ट्रम्प के ऑपोजिशन में जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है. तो ये था आज का एडिटोरियल ड्राउनिंग द शटर्स, जिसमें डिटेल में बात की गई कि क्या घोषणा हुई है और इसका प्रभाव अप्रवासी लोगों पर क्या पड़ेगा, अप्रवासी मज़दूरों पर क्या पड़ेगा. साथ ही साथ इसमें यह भी डिस्कशन किया गया कि अमेरिका में जो कंपनीज काम कर रही हैं जो प्रवासी मज़दूरों पर या प्रवासी स्किल्ड लेबरर्स पर बेस्ड हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और साथ ही साथ इसका असर नवंबर में होने वाले चुनाव पर, जो कि राष्ट्रपति चुनाव वहाँ पे अमेरिका में निर्धारित है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा. तो ये था आज का डिस्कशन. कल फिर एक नए एडिटोरियल के डिस्कशन के साथ हम फिर आपसे मुखातिब होंगे. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.